एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे पर नई बेंच करेगी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलटा, जिसमें कहा था ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं। पश्चिमी यूपी के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद में जनसभा। यूपी में जिम योगा सेंटर में महिला ट्रेनर जरूरी। महिला आयोग ने सभी डीएम और एसपी को भेजे आदेश। कोचिंग सेंटरों में सीसीटीवी जरूरी। 1/4 बजट भी नहीं खर्च कर पाए यूपी के बड़े विभाग। योगी आदित्यनाथ ने स्थिति पर जताई चिंता। यूपी की सियासत में नहीं थम रहा पोस्टर वॉर। बनारस में सपा समर्थक ने लगाया अनोखा पोस्टर में अखिलेश, कृष्ण और राहुल को दिखाया अर्जुन। पोस्टर पर लिखा संकल्प 2024। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रत पूरा। घाटों और सरोवरों पर रही रौनक। पति के हाथ से पानी पीकर 36 घंटे का व्रत पूरा किया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे की सत्ता संभालते हुए पार्टी स्टार प्रचारकों में शामिल तमाम नेताओं को पीछे ढकेलने में कामयाब रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड सहित जम्मू कश्मीर व हरियाणा सहित अन्य राज्यों के चुनाव में भी उनकी मांग रहती है। हालांकि यूपी के उपचुनाव के प्रचार अभियान पर निकलने पर योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीटों पर अपने कार्यकाल की उपलब्धियों पर खामोशी जैसे अख्तियार किए रहे। 7 साल से अधिक समय से सत्ता संभाल रहे योगी इस दौरान पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए लोगों को दंगों का भय दिखाने को मजबूर रहे हैं। यहाँ भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था और कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। दिल्ली में बुधवार की सुबह हवा जहरीली हो गई क्योंकि एक्यूआई लगातार बहुत खराब कैटेगरी में बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई। रीडिंग के अनुसार 384 पहुंच गया है। दिल्ली में बुधवार की सुबह हवा जहरीली हो गई क्योंकि एक्यूआई लगातार बहुत खराब कैटेगरी में बना हुआ है। पिछले 2 दिनों से प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। सोमवार सुबह 9 बजे इसकी रीडिंग 373 और मंगलवार को 384 दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक मामूली गिरावट के साथ 356 पर आ गया, लेकिन 4 जगहों बवाना, मुंडका, वजीरपुर और द्वारका में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। इंडिपेंडेंट थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के नए एनालिसिस के मुताबिक अक्टूबर में दिल्ली को देश में सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया था, जहां पीएम 2.5 का औसत 111 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर थी। पर्यावरणविद और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के महानिदेशक ने बुधवार को मीडिया से कहा कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के बावजूद दिल्ली में वायु प्रदूषण चिंता का सबब बना हुआ है। GRAP has now turned into, and the tragedy is, from a purely an emergency measure कि आप तभी लेते जब आपातकाल की स्थिति होती, तभी आप लेते उसको। वो हो गया है कि यही एक टाइम है जहां आप एक्ट करते हैं, और इसीलिए लोगों का गुस्सा होता है कि अरे जनरेटर बंद कर दिया आपने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, लेबर का क्या होगा। तो ये ग्रैप का मकसद नहीं था। The scary part and the message is that after all of this, where the annual levels are today, we need another 62% reduction in the PM 2.5 level to be able to meet the clean air standard. So agar even after shutting down coal power plants and doing CNG, phasing out old vehicles, all of that, we have been able to reduce, but those were not small measures. Now imagine what more will you do and how aggressive that needs to be for that 62% cut. CREA एनालिसिस से पता चला कि अक्टूबर में देश के टॉप 10 प्रदूषित शहर दिल्ली में हैं।
सीएससी के अनुसार इसका शुरुआती कारण पिछले कुछ सालों में वाहन प्रदूषण के स्तर में वृद्धि है। Post-COVID, we are seeing that the growth rate for two-wheeler and cars have equalized, 15% growth rate for both. You know, earlier the two-wheeler growth rate was higher than cars. Now it is equalized. Now just understand, especially knowing as the national data shows that we are shifting more towards SUVs and big vehicles now. Okay. Now, so therefore, on an average, you are using, but very interesting study that we have here, which is also saying that on a daily basis, about 1.1 million vehicles enter and leave Delhi. So it is just not what you have registered. But imagine if so many vehicles are entering Delhi every day, then what it is doing to us. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में प्रोमिनेंट पॉल्यूटेंट PM 2.5 और PM 10 थे। PM 2.5 उन बारीक कणों को कहते हैं जो श्वसन प्रणाली में जाकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह PM 10 उन छोटे कणों को कहते हैं जो धूल, पराग, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और औद्योगिक प्रदूषण से जुड़ा है, जिसका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये पॉल्यूटेंट सांस संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिनसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस सहित सांस संबंधी दूसरे रोग हो सकते हैं। वायु गुणवत्ता मैनेजमेंट के लिए बनाई गई केंद्र की डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के अनुसार मंगलवार को दिल्ली के प्रदूषण में गाड़ियों के धुएं का बहुत बड़ा रोल था, जो लगभग 10.7% था। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी के बयान पर पलटवार। बटोगे तो कटोगे के बयान पर कांग्रेस नेता का पलटवार सामने आया है। मोहब्बत की दुकान खोलने के पोस्टर लगाए। सपा के बाद अब कांग्रेस भी पोस्टर वॉर में मैदान में नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, 1/4 बजट भी नहीं खर्च पाए हैं कई बड़े विभाग। सड़क, शहर और सेहत के महकमे बजट खर्च में थमे। 5 महीने बचे, 60% बजट खर्च करना होगा। प्रदेश में आम जनता से जुड़े कार्यों के लिए दिया गया बजट जनता के कल्याण के लिए दिया गया था। भारी भरकम बजट खर्च के मोर्चे पर उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के 7 महीने पूरे हो चुके हैं। कुछ विभाग अपने कोटे का 20% बजट नहीं खर्च कर पाए। मुख्यमंत्री ने विभागीय मंत्रियों को इसकी समीक्षा करने को कहा है। यूपी में मौजूदा वित्तीय सत्र 2024 से 25 का भारी भरकम बजट सत्र। 7.82 लाख करोड़ रुपए का है बजट। अगली खबर लखनऊ से आपको बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अखिलेश ने नोटबंदी की बरसी पर किया ट्वीट। अहम जानकारी, आज ही के दिन हुई थी नोटबंदी। अखिलेश की ओर से ट्वीट किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अखिलेश ने नोटबंदी की बरसी पर ट्वीट किया है। अखिलेश ने अहम बातें भी अपने इस ट्वीट में लिखी हैं।
बांदा में खाद के लिए किसान परेशान। सुबह से मंडी में खाद के लिए लगती है लाइन। एक दिन में कुल 200 टोकन खाद के बांटे जाते हैं। सरकारी गोदामों में नकली खाद का अंदेशा। गोदामों में नकली खाद का किसानों ने जताया अंदेशा। सुबह 10 बजे खाद बांटने वाले केंद्र पर नहीं पहुंचे। बांदा में खाद के लिए किसानों की मारामारी। सदर में 4 दिन से खाद के लिए लोग परेशान हैं। क्या है, आज यहाँ खाद लेने आए हो, खाद नहीं मिली? सर खाद लेने आए, सुबह 1 बजे से लाइन में लगे हैं, व्यवसायी लोग आए नहीं है और समस्या से बहुत परेशान है। आज कई दिन से लौट रहे हो? सर 2-3 दिन से लौट रहे हैं रोज। क्या है समस्या? बस समस्या खाद की है, खाद नहीं मिल रही है। कई दिन से लौट रहे 3 दिन से हो गए। सुबह आते हैं ये लोग 10 साढ़े 10 बजे आते हैं। इतनी भीड़ होती है कि जबरदस्ती जो भी आदमियों को धक्का मार के बाहर करते थे, टोकन नहीं मिलता, 100 टोकन बांटते हैं। आप है तो जब मिले किसान को जब दो, क्या करे आप भाई? अगर किसान खाद है तो 3 काउंटर के बजाय 4 लगवा के किसान अभी अधिकारी नहीं है। 10 हम आ चुके हैं। इस समय ये बांदा का मंडी स्थल है जहाँ पर खाद का केंद्र बनाया गया है। यहाँ से खाद मिलती है और आप मेरे साथ देख पा रहे हैं मेरे पीछे की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर लोग सुबह 2 बजे से लाइन में लगे हुए, अभी तक यहाँ पर खाद बांटने वाले कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँचे। यहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा लोग यहाँ लाइन में हैं। महिलाएं भी लाइन में हैं, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे भी यहाँ पर लाइन में हैं। जिस तरीके से सरकार लगातार खाद होने की बात कर रही है, वहीं जब यहाँ पर स्थिति मौके पर देखी जाती है तो यहाँ पर खाद की कहीं उपलब्धता समझ में नहीं आ रही है। 2-2 बोरी खाद किसानों को दी जाती है। सुबह से लाइन में लग जाते हैं और तब जाकर के दिन भर में शायद ही कुछ किसानों को मिल पाती है और बाकी वापस यहाँ से लौट जाते हैं। जैसा कि कल रात यहाँ के जिला कृषि अधिकारी ने छापा मार करके नकली खाद का जखीरा बरामद किया है और उसमें से वो किसान ये बता रहे हैं कि वो खाद भी यहीं से खरीदी गई थी। तो क्या इन क्रय केंद्रों में मिलने वाली खाद क्या असली है या नकली, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी हमने जिला कृषि अधिकारी को फोन किया है, वो आने की बात तो कह रहे हैं लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। 10 बज चुका है और यहाँ पर खाद माफियाओं ने भी आपदा में अवसर निकालते हुए नकली खाद का कारोबार व्यापक स्तर पर चालू कर दिया है। हालांकि कल नकली खाद का जखीरा बरामद हुआ है लेकिन ये खाद अभी पर्याप्त नहीं है। और भी बहुत जगह नकली खादों का कारोबार हो रहा है। क्या अधिकारी उन खादियों तक पहुँच पाएंगे, क्या उन पर कार्रवाई होगी, यह बताएगा। बांदा से ग्राउंड जीरो से के लिए मगर से। और अब सीधा आपको मुरादाबाद लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी चुनावी जनसभा में क्या कहने सुनते हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपको पूरे मुरादाबाद वासियों को अमरोहा और अगल बगल के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजनों को गढ़मुक्तेश्वर में और टिकरी में आयोजित पावन गंगा स्नान के मेले की हृदय से मेले की हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके मैं आभारी हूं निर्वाचन आयोग का। भारत निर्वाचन ने जन भावनाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए 13 नवंबर की चुनाव की तिथि को 20 नवंबर किया। और अक्सर होता है अगर ईद का चांद 2 नवंबर को नहीं दिखता है तो हम लोग 3 छुट्टी करते हैं जिस दिन चांद दिखाई देता है। क्रिसमस के बारे में भी छुट्टी या उनके ईस्टर के बारे में छुट्टी क्रिश्चियन समुदाय के लिए जिस दिन उनकी मन होता है उसके अनुसार छुट्टी घोषित होती है। अगर सनातन हिंदू धर्म का इतना बड़ा स्नान का पर्व जिसमें लोग परिवार के साथ जाते हैं, मां
भावनाओं का सम्मान भारत निर्वाचन आयोग ने किया है। सर्वत्र खुशी थी, किसी व्यक्ति, जाति, मत, परेशानी नहीं थी, लेकिन परेशानी थी तो केवल और केवल समाजवाद की परेशानी हुई। इनकी परेशानी जा सकती है, इनकी परेशानी समझी कि ये वो हर उस अच्छे कार्य के लिए परेशान होते हैं। अच्छे कार्य में इनको परेशानी होती है, क्योंकि समाज में अच्छे लोग होंगे, अच्छा कार्य होगा तो स्वाभाविक रूप से कूड़ा अपने आप छिड़ जाएगा। और समाजवादी पार्टी कभी नहीं कि समाज में शुद्धता हो, अच्छा कार्य हो। इसको अब इसीलिए तो मैं था जब नारा गूंजता था, जिस गाड़ी में झंडा समझो होगा कोई क्रूर गुंडा, यही तो नारा लगता था। और आज एक नारा जनार्दन के मुंह से लगता है, निकलता है कि जहां दिखाई दे सफाई, वहां बिटिया वहां घबराई। यानी इनका यह तांडव और इनका वास्तविक चरित्र अगर देखना है, हमें एक निषाद बेटी, एक कश्यप बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा जो कुकृत्य किया गया वो आप सुना होगा टेलीविजन चैनल के माध्यम से। आपने देखा होगा कन्नौज में कैसे समाजवादी का घोषित पदाधिकारी एक बेटी के साथ किस तरीके का बात था। अब आप मुझे बताओ, इन गुंडों के साथ अगर बातों से क्या हम बात करेंगे, अगर लातों से इनको नहीं करेंगे तो फिर ठीक होंगे कैसे ये सब? समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया इनका शागिर्द बन चुका है और पहले से इनकी पहचान है। इनका संस्कार देखना हो तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखो। अशिष्ट और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के चरित्र को प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि सभ्य समय इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इनके पास जितनी शक्ति हो सकती उतनी शक्ति की जानी चाहिए। हमारी भारतीय मान्यता तो रही है कि गांव की बेटी सबकी, गांव की बहन सबकी बहन, और हम सब उस मान्यता को मानने वाले लोग रहे हैं। इसमें जाति का बंधन नहीं था, क्षेत्र का बंधन नहीं था और मजहब का बंधन भी नहीं था। अगर गांव की बेटी है तो गांव का हर भी उसको वही सम्मान देता था। लेकिन इस सामाजिक पैमाने को, इस मान्यता को क्षेत्रभिन्न करने का किया है समाजवादी पार्टी ने। और इसीलिए मैं आप सबको कहने आया हूं, बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी को समाज मान्यताओं से कोई मतलब नहीं, लोक आस्था से मतलब नहीं, सामान्य शिष्टाचार से कोई मतलब नहीं, उन्हें जीवन मूल्यों से कोई मतलब नहीं, उन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं, अन्नदाता किसानों से कोई मतलब नहीं, व्यापारियों से भी उनका कोई मतलब नहीं होता है। उनका मतलब तो ये भी होता है कि जब कोई जमीन खाली देखो उस पे कब्जा कर दो, किसी की खड़ी फसल को देखो उसको कटवा करके अपने घर लगा लो।
किसी किसान के घर में खेत कोई अच्छा पंपिंग सेट लगा है, उठा करके लेके चले जाओ। 2017 के पहले तो यही होता था ना, पंपिंग सेट उठा के लेके चले जाते थे। यही करते ना 2017 के पहले कि अगर कोई बैलगाड़ी का कोई किसान अपना सामान लेके आ रहा है, शाम को बैल लेके आया, घर में बांधा, पता लगा बैल गायब। भैंसा गाड़ी लेके जा रहा है, कहीं टॉयलेट के लिए, पता लगा भैंसा गायब। दुकान कहां उठा के लेके चला जा रहा है कोई पता नहीं। जमीन पे कौन कब कब्जा कर ले। बहनों और भाइयों, साथ में सपा के द्वारा पोषित गुटों के कब्जे से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 64,000 एकड़ लैंड को कब्जे से मुक्त करवाया है, जिसमें आज उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग है। ये लोग विकास के बैरियर हैं। गरीबों के विकास में ये लोग सबसे बड़ी बाधा है। गरीबों का अन्न हजम करने वाले लोग हैं, विकास की योजनाओं को डकारने वाले लोग हैं, बेरोजगार नौजवान रोजगार को हड़पने वाले लोग हैं। अभी तो हम महीने के अंत में 60,200 की पुलिस भर्ती का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। 60,200 और हमारे मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फर, बागपत, अलीगढ़, यहाँ के नौजवान फर्राटे के साथ पुलिस की भर्ती के रिजल्ट में पास होंगे तो सफाइयों के चेहरे फीके पड़ जाएंगे। क्योंकि पहले तो जब भर्ती निकलती थी तो भर्ती में सिपाही की सूची होती थी। अब बहनों, सिपाही की सूची नहीं चलती है। अब तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नौजवान, 25 करोड़ की आबादी का कोई भी नौजवान हो, बिना भेदभाव के मेरिट के आधार पर उसको नौकरी मिलती है, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है। अगर कोई उस नौजवान की नौकरी के मार्ग में बाधा पैदा करता है, उठा करके जेल के सीकटों के अंदर बंद कर दिया जाता है। अपने नौजवान के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। लेकिन इसमें भी तय किया गया 20% पे हम लोग बेटियों को देंगे पुलिस की भर्ती में। 30 बेटियां होंगी, क्योंकि जब इस सफाई गुंडे किसी बेटी के छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे तो ले घोसा, ले लात, ले मार करके इनका चौराहे का उपचार भी कर सके। और इसके लिए हमारी सरकार तय कर चुकी है, कार्य होने जा रहा है। इस महीने का इंतजार करिए, परिणाम आने जा रहा है। हमने कहा था 2022 में 2.5 लाख सरकारी नौकरी लेकर के आ रहे नौजवानों के लिए, और बहनों भाइयों, भाई से काम चल रहा है। 7.5 वर्ष में 7 लाख से अधिक नौजवानों को हमने नौकरी। समाजवादी पार्टी चाहती तो इससे पहले 12 से 17 के बीच में उनकी सरकार थी, वह नौकरी दे सकती थी, नहीं। 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने निजी क्षेत्र में रोजगार के साथ और स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम किया है। आज यूपी का नौजवान अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर कार्य पा रहा है, सम्मान के साथ आगे बढ़ता है। 2017 के पहले चाहे समाजवादी पार्टी रही हो या बहुजन पार्टी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। आज बहनों और भाइयों, पहचान का संकट नहीं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उत्तर प्रदेश का तीर्थयात्री आज के दिन पर देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएगा, लोग आज उसको शक की निगाहों से नहीं देखते, हेट से नहीं देखते, बल्कि सम्मान की निगाहों से देखते हैं। अगर वो बोलेगा कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, तो एक बार सामने वाले का
का नाम सुनने पर। भाइयों, ये मुरादाबाद से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी को, इनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से खबर आपको हम बताते हैं। डिबाई में सेल्समैन की गला रेत कर हत्या कर दी गई। जलालपुर में ईंट भट्टे के पास मिला सेल्समैन का शव। लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला शिशपाल का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने आलाकत चाकू बरामद कर लिया है। शराब पार्टी के लिए घर से निकला था शिशपाल। डिबाई थाना क्षेत्र के जलालपुर की पूरी घटना सामने आई है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आलाकत चाकू भी बरामद कर लिया है। डिबाई थाना क्षेत्र के जलालपुर की पूरी घटना हाँ, ये कस्बा डिबाई के एक रहने वाले थे शिशपाल। उनका शव कस्बे से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक भट्टे के पीछे एक खाली खेत में मिला है, जिन पे गले पर चोट के निशान थे। और शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर फील्ड यूनिट से परीक्षण करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने तहरीर दी है। अज्ञात के विरुद्ध उस पर समुचित धाराओं में FIR दर्ज कर ली गई है और विवेचना की जा रही है। शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा से खबर है। यूनिवर्सिटी कैंपस में 2 छात्रा भिड़ी हैं। 2 छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया है। एक दूसरे पर लात घूंसे चलाती दिख रही हैं युवतियां। निजी यूनिवर्सिटी के कैंपस का बताया जाता है वीडियो। तो छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। बरेली से खबर आपको हम बताते हैं। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। 70 साल के बुजुर्ग को साइकिल से लेकर गए तीमारदार। सिर्फ स्कैन करवाने के लिए साइकिल से पहुंचे तीमारदार। गेट पर नहीं मिला मरीज को व्हीलचेयर और स्ट्रेचर। मरीज के साइकिल पर बैठे फोटो वायरल हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। बरेली के 300 बेड कोविड हॉस्पिटल का पूरा मामला। बिजनौर से खबर आपको हम बताते हैं। हाईवे किनारे रेलिंग से टकराई कार। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई है। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई है। 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। शेरपुर थाने के नेशनल हाईवे 74 पर हुआ हादसा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई। 4 लोगों के घायल होने की बात भी सामने आई है।
बिजनौर से खबर, हाईवे किनारे रेलिंग से टकराए। बदायूं से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में मिला मां बेटी का शव, अलग अलग चारपाई पर मिला दोनों का शव, दोनों के नाक से आ रहा था खून। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उधैती थाना क्षेत्र के सराय सावल गांव का पूरा मामला सामने आया है। अमरोहा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, माफ कीजिएगा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। अमरोहा से खबर आपको हम बताते हैं, मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रवक्ता को ट्रक ने रौंदा है। प्रवक्ता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जेएस हिंदू इंटर कॉलेज के प्रवक्ता की मौत, सीसीटीवी से ट्रक की तलाश में जुटी पुलिस। देहात थाने के कैलासर का पूरा मामला है। देहात थाने के कैलासर रोड का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से खबर, मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रवक्ता को ट्रक ने रौंदा। हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। लखनऊ से खबर, रील बनाने का खुमार पुलिस चौकी तक पहुंचा। खुलेआम पुलिस चौकी में युवती ने रील बनाई है। थाने में रील बना रही युवती का वीडियो वायरल हो गया है। युवती ने बनाई रील, पुलिसकर्मियों को भनक तक नहीं लगी। पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। थाने व चौकी में रील बनाने का सिलसिला जारी है। पारा थाने के हंसखेड़ा चौकी का मामला है। थाने व चौकी में रील बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। पारा थाने के हंसखेड़ा चौकी का पूरा मामला सामने आया है। लखनऊ से खबर, रील बनाने का खुमार पुलिस चौकी तक पहुंचा है।
अगली खबर जालौन से है, जहां पर कोन सीएचसी में प्रसव के दौरान नवजात की मौत के मामले में शिकायत का संज्ञान लेकर एसडीएम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। महिला और परिजनों से बातचीत की तो परिजनों ने कहा लेबर रूम स्टाफ के द्वारा पैसे मंगाए गए थे, जिसमें 300 रुपए लेने की डिमांड थी। पीड़ित ने आरोप लगाया डिलीवरी के दौरान लापरवाही की गई। पहले 300 रुपए इंजेक्शन के लिए, फिर 5000 रुपए डिलीवरी के लिए मांगे गए थे। ये डॉक्टर अनिल साक्य अधीक्षक है। अभी एक महिला आई थी डिलीवरी के लिए, क्या है उसकी घटना, किस तरह की? अभी एक बड़ौदा जो गांव है वहां से प्रसव के लिए आई थी, तो प्रसव के दौरान थोड़ा जो मृत शिशु का जन्म हुआ है। ऐसे कैसे मृत शिशु का जन्म हुआ? जब मुझे सुना है कि 2 बजे रात में आ चुकी थी। इसकी हम जांच कराएंगे, संबंधित स्टाफ से इकट्ठी कर लेंगे। लापरवाही सामने आ रही है ना स्टाफ की? नहीं, इसका वो जांच के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे इसके बारे में। कौन लोग थे उसमें लापरवाही स्टाफ में? यहाँ पे स्टाफ में 37 स्टाफ नर्स और एक आरती से ही। डॉक्टर भी होंगे कोई? डॉक्टर जो गौर है, डॉक्टर रामधन गौर, उनकी ड्यूटी थी। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर गंगा नदी में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। मामला रेवतीपुर थाना क्षेत्र के नगदलपुर गांव का है, जहां छठ पूजा के दौरान गंगा में नहाते समय हादसा हो गया। पुलिस ने नदी में डूबे 2 किशोरों के शवों को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नगदलपुर गांव के रहने वाले 17 वर्षीय सर्वजीत चौधरी और 14 अरुण चौधरी अपने परिजनों के साथ छठ पूजा के लिए पहुंचे थे। गंगा नदी में नहाते समय गहरे पानी में चले गए और डूब गए। थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर में आज सुबह लगभग 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि 2 बच्चे, एक का नाम अरुण है और एक का नाम है सर्वजीत। दोनों बच्चे नहाने गए थे सुबह भोर में ही और नदी में, गंगा नदी में वो डूब गए हैं। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल थाना रेवतीपुर पुलिस पीआरबी मौके पर पहुंची और बच्चों को जो है गंगा नदी से निकाला गया, उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके माता पिता के तहरीर पर लिखा पढ़ी पर जो है हम पोस्टमार्टम कार्रवाई भी कर रहे हैं और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कानपुर के सीसमऊ सीट के लिए हो रहे उपचुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच घमासान दिखाई देने लगा है। मामला फजलगंज थाने का है, जहां सपा कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस द्वारा फर्जी कार्रवाई करने के विरोध में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पहुंचे। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। देखते ही देखते सैकड़ों सफाई और पुलिस बल थाने में इकट्ठा हो गए। लगातार पुलिसिया उत्पीड़न चल रहा है सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। पुलिस चुनाव को कर रही है। हमारे सैकड़ों साथियों के खिलाफ 116 की एक तरफा कार्रवाई करी गई है। किसी को केडीए से नोटिस भेज के, किसी को किस्को से भेज के, किसी को फर्जी एफआईआर करके लगातार धमका के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है। हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे। 2 जगह हमारे जनसंपर्क प्रभावित करने का प्रयास किया गया, हमने उसको बर्दाश्त किया। लेकिन आज सामने सामने जब हम और थोड़ी देर बाद हमारी प्रत्याशी नसीम सोलंकी एक गमी के परिवार में मिलने गई, एक सज्जन चौराहे पर जो बैठे थे, जो न सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं बल्कि एक आम आदमी है, वो शिष्टाचार में हम लोग लेके उस घर तक चले गए। देखिए, सीसामऊ में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती नजर आ रही, तो पुलिस को लड़ा रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी की पर्ची बना रही है, पुलिस ही नुक्कड़ सभाएं करा रही है, पुलिस ही प्रचार कर रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब तक 750 कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, केडीए कार्रवाई कर चुका है, नगर निगम कार्रवाई कर चुका है। आज हमारी प्रत्याशी सुबह सुबह एक गमी के परिवार में गई थी। फजलगंज के अशोक कुमार गुप्ता हैं, जिनका शांति भंग के आरोप में चालान किया गया धारा 151 में।
उसी के संबंध में माननीय विधायक श्री अमिताभ वाजपेयी जी और अन्य लोग जो है वो थाना परिसर में आए हैं। अशोक कुमार गुप्ता को भेज दिया गया है, मेडिकल और चालान उसका भेज दिया गया है। माननीय विधायक जी से वार्ता की जा रही है, जल्दी समाधान किया जाएगा। ये शांति भंग के आरोप में जो चालान किया गया है उसी के संबंध में विरोध कर रहे हैं, वार्ता की जा रही है। छठ महापर्व के अंतिम और चौथे दिन बड़े ही धूमधाम से इसे मनाया गया। घाटों पर श्रद्धालुओं को जनसैलाब उमड़ा दिखाई दिया। व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व का समापन किया। जिलों के विभिन्न नदियों तालाबों के घाटों पर आस्था का ऐसा नजारा देखने को मिला जो किसी भी महायज्ञ से कम नहीं था। लोक आस्था का पर्व छठ त्योहार धूमधाम से मनाया गया। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती महिलाओं ने व्रत को संपन्न किया। बड़ी संख्या में सुबह लोग पांचाल घाट गंगा तट पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। पौराणिक कथाओं के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद माता सीता ने व्रत को रखा था, इसलिए इस पर्व को आस्था के साथ मनाया जाता है। मालूम है यार। देखिए, छठ मैया का आशीर्वाद बिहार नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो भी व्यक्ति है और हर जगह हो रहा है, देश विदेश में भी हो रहा है। और ये क्योंकि बहुत ही आस्था का पर्व है और बहुत कठिन व्रत है, और जितना कठिन व्रत है माता उतनी ही शक्ति देती है। और हम माता से आज हमने यही मांगा, जो भगवान को जब वर दिया, छठ मैया से मांगा कि हम और आप, हमारे जितने भी समाज के लोग, हमारे जितने भी धरती पे लोग हैं, सबको सुख शांति और प्रगति से कामना यही की है कि छठी मैया मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को सकुशल रखे और अगले साल भी अपना व्रत करने की मेरे पास भी शक्ति है कि हम अपने साथ सकुशल सुहागिन बना के रखेंगे अगले साल भी। अच्छा, क्या महत्व रहता है इस व्रत का जो 36 घंटे? महत्व तो हम नहीं बता सकते, महत्व के साथ कोई भी नहीं बता सकता कि छठ मैया का महत्व क्या। बस इतना है कि आप जो भी मनोकामना लेकर के आप अगर जल में गंगा जी को उतरते हैं तो ये मान के चलिए कि वो आपका पूरा होना है। देखिए, कल से लेकर के आज तक पुलिस ने बहुत सजग होकर के इस त्यौहार को सकुशल संपन्न कराया है। पूर्वांचल के बहुत सारे परिवार यहाँ पे हैं जिन्होंने कल रात में भी यहाँ पे पूजा अर्चना की है। अभी सुबह सूरज का अर्घ्य भी कई महिलाओं को द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बैरिकेडिंग वगैरह करा करके नाव पे वो तालाबों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ में पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस और महिला ऑफिसर्स भी लगाई गई है, बाकी अन्य पुलिस भी है। बुलंदशहर में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई छठ मैया का महापर्व। छठ पर्व पर महिलाओं ने छठ मैया को लेकर आस्था और श्रद्धा का नजारा दिखा। गंगा घाटों, गंगा नहरों पर आस्था की भारी भीड़ नजर आई है और जिला प्रशासन ने छठ पर्व को लेकर इंतजाम भी किए थे।
और अगली खबर बाराबंकी से है, जहां पर जीआरपी पुलिस ने यात्रा के दौरान गायब हुए लाखों रुपए के कीमती मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। जीआरपी एसएचओ देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने मोबाइल स्वामियों को उनके फोन को सौंपा है। मोबाइल स्वामियों ने जीआरपी पुलिस का आभार जताया और धन्यवाद भी दिया है। इसके बाद आपका अर्पित सब अभी रुके रहेंगे। भोपाल बिग बिलियन में गारंटी ली नहीं, वैसे रियल रेट 80 है। अरे भाई वही बताओ यार, क्यों एप्पल कैसी किए तो लाएंगे सामने का। और इसके बाद आपका अर्पित, ये हमारी टीम का, मैं हमारी टीम को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद मोबाइल बरामद किया है और इसके लिए उच्च अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी। हमारी टीम ने अच्छा काम किया उत्साहवर्धन के लिए। क्या कुछ उत्साहवर्धन है तो नहीं प्रोत्साहित किया जाएगा? क्या कुछ न्याय अब इसके लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी, उनके द्वारा निर्णय लिया जाएगा। भिंड में मध्य प्रदेश के बीजू निगम के पूर्व उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता राजकुमार कुशवाहा के खिलाफ न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ भिंड न्यायालय में 25 लाख के चेक के मामले में सुनवाई चल रही है और इस मामले में न्यायालय से लगातार गैर हाजिर है। दरअसल बीजेपी नेता राजकुमार कुशवाहा का करीब 1 साल पहले अपने समर्थक मोनू कुशवाहा से प्रॉपर्टी के सौदे में 25 लाख का लेन देन हुआ था। धंधा किया था और उसी एवज में 25 लाख रुपए का चेक डॉक्टर राजकुमार सिंह कुशवाहा ने मोनू कुशवाहा को दिया। उसके बाद मोनू कुशवाहा ने उसको बैंक में लगाया तो बाउंस हो गया, कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात उसने जो है परकाम लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत उस चेक को कोर्ट में लगाया। तो कोर्ट में जमानती वारंट संबंध कई बार जारी किए गए, लेकिन जो है राजकुमार सिंह कुशवाहा उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।